नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी गुजरात कांग्रेस की चुनाव आयोग से शिकायत की, गुजरात में खड़गे के वार से परेशान बीजेपी की, जानेंगे राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या है तैयारी, महाराष्ट्र में एमबीए गठबंधन को कैसे मिल रही है मजबूती, बात करेंगे सीएए को लेकर डीएमके के बयान की, सपा की तरफ से की गई प्रशासन की शिकायत की और बुलेटिन के आखिर में बात होगी फिल्म कश्मीर फाइल्स पर चल रहे विवाद की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुजरात विधानसभा के पहले चरण की 89 सीटों पर गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटिंग। 2,39,00,000 मतदाता करेंगे 788 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। शाम 6 बजे तक होगा मतदान। नवाब मलिक को पीएमएलए कोर्ट से झटका, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री को नहीं मिली जमानत। ईडी ने नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किया था गिरफ्तार। वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ईरान, अमेरिका के खिलाफ 1-0 की हार के बाद उसका नॉकआउट में पहुंचने का सपना हुआ चकनाचूर। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 418 अंकों के उछाल के साथ 63,100 पर हुआ बंद। निफ्टी 140 अंकों की तेजी के साथ 18,758 अंकों पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गुजरात में गुरुवार को सुबह 8 बजे से पहले चरण की 89 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग का काम शुरू होगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंच गई है। आयोग से कांग्रेस ने शिकायत की है कि उसे बराबरी का मौका नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में है। तो क्या कहा कांग्रेस ने चुनाव आयोग में, देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात में अभी वोट डले भी नहीं है, पहले चरण का मतदान भी शुरू नहीं हो पाया है। उससे पहले टीवी चैनलों पर ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं और इसमें सत्ताधारी बीजेपी को ही जीतता हुआ बताया जा रहा है। अधिकांश पोल में बीजेपी की इस बार की जीत रिकॉर्ड तोड़ बताई जा रही है। इसे लेकर आज कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस ने इन ओपिनियन पोल को स्पॉन्सर करार दिया है। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से कहा कि लोकतंत्र में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं हो रहा। हमें बराबरी का मौका नहीं दिया जा रहा है। वोटिंग से पहले ही टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड हैं। पोल के सहारे एक पार्टी का प्रचार किया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग ने पहले ही निर्देश दिए थे कि इन पर रोक रहेगी। इसलिए आयोग को ओपिनियन पोल दिखाने वाली एजेंसियों और मीडिया चैनलों पर कार्रवाई करनी चाहिए। तनखा ने दावा किया है कि उनके पास पुख्ता सूचना है कि बैलेट बॉक्स के साथ हेराफेरी की जाएगी, उनकी सुरक्षा में चूक होगी। आयोग को पहले से ही हमने सतर्क कर दिया है, अब ये उसका काम है कि लोगों के वोट की सुरक्षा की जाए। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी बीजेपी और बीजेपी के पक्ष में ओपिनियन पोल दिखा रहे टीवी चैनलों पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि हमारे प्रचारक को रोका जा रहा है, बात बात पर हवाई स्पेस को बंद कर दिया जाता है। ऐसे सत्ताधारी दल के साथ नहीं हो रहा है, सिर्फ विपक्ष ही निशाने पर लिया जा रहा है। कांग्रेस सांसद तनखा ने चुनावी बॉन्ड पर भी निशाना साधा और दावा किया कि इन बॉन्ड का उपयोग सिर्फ सत्ताधारी दल को चंदा देने के लिए हो रहा है। जब ये स्कीम आई है तभी के आंकड़े बता रहे हैं कि बॉन्ड से चंदा देने के मामले में सत्ताधारी पार्टी को फायदा मिल रहा है, इसे बंद किया जाना चाहिए। पहले चरण का मतदान शुरू होने से पहले ही कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है और राज्य की सियासत गर्मा गई है। तो वहीं दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए भी प्रचार तेज हो चुका है और आज भी गुजरात में दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहा और वार पलटवार का दौर जारी रहा। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने में अब 72 घंटे का वक्त भी नहीं बचा है। पिछले 2.5 दशक से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए इस बार अपना किला बचाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। बीजेपी हर हाल में गुजरात में फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। अब बीजेपी दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर चुकी है। तो वहीं कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान इस बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, गुजरात के लोगों की आमदनी राष्ट्रीय औसत से कम है, नोटबंदी गलत थी, जीएसटी और कोरोना काल में मदद न मिलने से गुजरात के हर वर्ग की कमर टूट गई है। महंगाई के लगातार झटकों से जनता का जीना दुश्वार हो गया है। आटा, दाल, दूध, बच्चों की पेंसिल, दवाई, इलाज सब पर जीएसटी लगा दिया गया है। खड़गे ने आगे लिखा कि गुजरात के किसानों से धोखा, एमएसपी बढ़ोतरी निम्न स्तर पर। मोदी जी ने देश के किसानों से वादा किया था कि लागत प्लस 50% एमएसपी देंगे। ये किसानों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात निकला। गुजरात के किसान भी उर्वरक, डीजल, जीएसटी, बिजली और लागत की बढ़ती कीमतों से तंग आ चुके हैं।
अब खड़गे के इस वार से तिल मिलाए जेपी नड्डा ने भी पलटवार किया है। अपनी रैली में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और आप ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ चुनावों में दिखती हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाती हैं, लेकिन चुनाव के बाद अगर कोई सेवा के लिए बचता है तो भाजपा के कार्यकर्ता बचते हैं। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने आई थी, लेकिन अब इसका आकार भी बचेगा या नहीं ये तो 8 तारीख के बाद ही पता चलेगा। ये चकमा देने वाले लोग हैं। इन फसली वोटरों से आपको सतर्क रहना है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच पहले चरण में भी जुबानी जंग देखने को मिली थी। अब एक बार फिर दूसरे चरण के लिए आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। गुजरात के दूसरे चरण में 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। खड़गे और नड्डा के बीच जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिली, यानी कांग्रेस की मजबूती से बीजेपी बौखलाई हुई है और कांग्रेस की इस मजबूती की एक वजह भारत जोड़ो यात्रा भी है, जो इन दिनों मध्य प्रदेश में है लेकिन जल्द ही राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। ऐसे में राज्य में भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। राजस्थान में सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच अनबन की खबरों ने बीजेपी खेमे में काफी खुशी का मौका दे दिया था, लेकिन मंगलवार शाम को बीजेपी की इस खुशी पर ग्रहण लग गया जब पायलट और गहलोत एक साथ एक ही मंच पर नजर आए। इन दोनों नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने बीच की कड़वाहट को खत्म करने की कोशिश की और ये सब हुआ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से। वैसे राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं और उससे पहले कांग्रेस की एकजुटता ही बीजेपी को हरा सकती है। इसलिए सत्ता पर काबिज कांग्रेस ने अभी से ही अपनी कमजोरियों को दूर करने में अपनी भलाई समझी है। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जयपुर में पार्टी मुख्यालय में भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए एक बैठक की थी। इस बैठक में एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। बैठक के बाद गहलोत और पायलट दोनों ने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया और बीजेपी को ये मैसेज दे दिया कि अब सब कुछ ठीक है। बैठक के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें और सचिन दोनों को कांग्रेस के लिए असेट यानी संपत्ति बताया है। अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक असेट है और हम मिलकर भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाएंगे। सीएम गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस 2023 का विधानसभा चुनाव जीतेगी क्योंकि जनता उनका समर्थन कर रही है और माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में बड़े ही उत्साह और ऊर्जा के साथ स्वागत किया जाएगा। यात्रा राजस्थान में 12 दिन बिताएगी। ये सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी के साथ ऐतिहासिक यात्रा होगी। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस के दोनों नेताओं के बीच खींचतान सीएम अशोक गहलोत के उस बयान के बाद शुरू हुई जिसमें उन्होंने सचिन पायलट को गद्दार कहा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पायलट एक गद्दार हैं जो उनकी जगह नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने 2020 में कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह किया था। यही नहीं, पायलट ने राज्य सरकार को गिराने की कोशिश की थी। वहीं सीएम गहलोत के इस कमेंट पर सचिन पायलट ने पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह के कीचड़ उछालने से मदद नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद राहुल ने दोनों नेताओं को पार्टी के लिए जरूरी बताया था। उसके बाद केसी वेणुगोपाल राजस्थान पहुंचे थे, जिसके बाद ये दोनों दिग्गज नेता एक मंच पर नजर आए। यानी अब राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक है। कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मजबूत हो रही है और उसे फायदा मिलने की उम्मीद है, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। वैसे बीजेपी की चिंता तो महाराष्ट्र में भी बढ़ने वाली है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को भीमराव अंबेडकर के पोते का साथ मिल गया है। बीआर अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की अध्यक्षता वाली वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस गठबंधन को शिव शक्ति और भीम शक्ति का गठजोड़ कहा जा रहा है। इस गठबंधन से आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति पर असर पड़ने की पूरी संभावना है। 2023 में बीएमसी के चुनाव और 2024 में लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सहित आने वाले दूसरे चुनावों पर असर पड़ने के अलावा ठाकरे अंबेडकर गठबंधन अगर कामयाब रहा तो चुनावी राजनीति से परे जाकर ये गठबंधन फिर शिवसेना को मजबूत कर देगा। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में कई चुनाव होने हैं, जिनमें बीएमसी के चुनाव और 2024 में लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण हैं। इस गठबंधन का इन चुनावों पर सीधा असर पड़ने की पूरी संभावना है। ठाकरे अंबेडकर गठबंधन राज्य में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। उद्धव ठाकरे लंबे वक्त से प्रकाश अंबेडकर से बातचीत कर रहे थे। ऐसे में अब इन दोनों के साथ आने से एमबीए गठबंधन में मजबूती आएगी। प्रकाश अंबेडकर ने इस गठबंधन को लेकर कहा
कि उद्धव ठाकरे ने कुछ दिन पहले गठबंधन का विषय उठाया था। सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद हमने उद्धव की शिवसेना के साथ साझेदारी करने का फैसला किया है। ये गठबंधन महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश करने वाला है। उद्धव की शिवसेना के नेता सुभाष देसाई का दावा है कि पिछले दिनों हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद आम जनता में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रति ज्यादा सहानुभूति है। महाराष्ट्र की जनता ने दल बदल की राजनीति को पसंद नहीं किया है। लोग बीजेपी की चाल को समझते हैं। हालांकि वंचित बहुजन अघाड़ी के पास वर्तमान में कोई सांसद या विधायक नहीं है, लेकिन पार्टी का ओबीसी के बीच आधार माना जाता है। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने 2019 के चुनाव में विपक्ष के वोटों को बांटने का काम किया था। 8 से 10 निर्वाचन क्षेत्र में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। अब बीएमसी चुनाव के लिहाज से इस गठबंधन को काफी अहम माना जा रहा है और ये गठबंधन बीजेपी सरकार को करारा झटका दे सकता है। यानी विपक्ष धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है और सत्ता पक्ष कमजोर, जिसकी एक वजह मोदी सरकार की गलत नीतियां भी हैं, जिससे मोदी विरोधी एकजुट हो रहे हैं। अब उन्हीं नीतियों में से एक है सीएए, जिसको लेकर अब डीएमके ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ ले लिया है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन विधेयक यानी सीएए को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। जहां मोदी सरकार इसमें बदलाव से इनकार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे चुनौती दे रहा है। डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनौती दी है। डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 मनमाना है, क्योंकि ये केवल 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से संबंधित है। पार्टी का कहना है कि सीएए में केवल 6 धर्मों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को शामिल किया गया है। विपक्षी दल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में स्पष्ट रूप से मुस्लिम धर्म को बाहर रखा गया है। दरअसल डीएमके ने सीएए को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दाखिल किया है। डीएमके का कहना है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखते हुए भी वो भारतीय मूल के ऐसे तमिलों का ध्यान रख रहा है जो श्रीलंका से भागकर वर्तमान में शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्षी दल जिस सीएए कानून का विरोध कर रहा है, उसमें भारत के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता का प्रावधान है। इस कानून के तहत उन अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इनमें 6 धर्मों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को शामिल किया गया है। हालांकि इस कानून से मुस्लिम धर्म को बाहर रखा गया है। इसी कानून को लेकर देश की सियासत गर्मा रही है। अब देखना होगा कि विपक्ष की याचिका पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में मुस्लिम धर्म को बाहर रखा गया है। यहां डीएमके ने कोर्ट में सरकार को घेरा, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से बीजेपी सरकार की शिकायत की और उस पर गंभीर आरोप भी लगाए। तो उपचुनाव से पहले बीजेपी पर क्या लगे आरोप, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासी समीकरण लगातार बदल रहे हैं। एक तरफ मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने के लिए पूरा यादव परिवार एकजुट हो गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सपा के गढ़ को भेदना चाहती है। इस बीच जनता दल यूनाइटेड ने सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के समर्थन का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी उपचुनाव के लिए जहां सपा और बीजेपी के दिग्गज प्रचार में जुटे हैं, वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने जिला प्रशासन पर मतदाताओं के नाम काटने और सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के आरोप लगाए हैं। आज उन्होंने दिल्ली में चुनाव आयोग से शिकायत कर इटावा मैनपुरी के एसपी और डीएम को हटाने की मांग की है। यानी बीजेपी मैनपुरी सीट को जीतने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। रामगोपाल यादव ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर असली मतदाताओं के नाम कट रहे हैं, सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक बूथ के 214 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। ये बूथ मुस्लिम बहुल है। गैर मुस्लिम बूथों पर बीजेपी के लोग नाम दे रहे हैं। इसकी सूचना मिलते ही हम तुरंत दिल्ली शिकायत करने आ गए। सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से ये मांग की है कि बीते विधानसभा चुनाव में जो मतदाता सूची थी उसी से उपचुनाव कराया जाए। जो मतदाता मर गए हैं उनके नाम हटाए जाएं, साथ ही दोनों जिलों के डीएम और एसपी को हटाया जाए। रामगोपाल यादव ने यह भी आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि बीजेपी के मंत्री शराब और साड़ियां बांट रहे हैं। जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव ने तो पार्टी कार्यकर्ताओं को सचेत करते हुए कहा कि थाने या चौकी से बुलावा आए तो ना जाएं और पुलिस की पकड़ में तो बिल्कुल ही ना आए।
नहीं तो 5 दिसंबर के बाद ही पुलिस छोड़ेगी। तो दूसरी तरफ रामपुर को बचाने के लिए आजम खान भी मैदान में है, जहां वो एक जनसभा में भावुक हो गए। आजम ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने ऊपर हुए जुल्मों की दास्तां बयां की। तो वहीं डिंपल यादव ने भी यूपी के प्रशासन पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। रामपुर और मैनपुरी की जंग अब अपने दिलचस्प मोड़ पर है। आजम हर हाल में अपने गढ़ को बचाना चाहते हैं, तो वहीं सपा मैनपुरी में बीजेपी को मात देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर दिए गए बयान पर नदाफ के खुलासे की। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को सरकारी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताने वाले इजरायली फिल्म मेकर नदाव लैपिड ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। नदाव का साफ कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, जबकि उनके बयान को लेकर भारत में कड़ी आलोचना हो रही है। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने फिल्म मेकर लैपिड के बयान से तो पल्ला भी झाड़ लिया और उनके खिलाफ ओपन लेटर भी लिखा है। तो अब क्या कह गए लैपिड, देखते हैं ये रिपोर्ट। फिल्म द कश्मीर फाइल्स अपनी रिलीज से ही विवादों में है। फिल्म को लेकर ये विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब गोवा में हाल ही में खत्म हुए 53 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इजरायली फिल्म मेकर नदाव लैपिड ने बतौर हेड ज्यूरी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बेहुदा और प्रोपेगेंडा करार दिया था। नदाव लैपिड के बयान के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया और इजरायली डायरेक्टर की आलोचना की जाने लगी। इस बीच नदाव लैपिड ने अपने इस विवादित बयान की असली वजह बताई है। इजरायली फिल्म मेकर नदाव लैपिड ने एक इंटरव्यू में बताया कि IFFI 2022 के दौरान उन्होंने जो कहा वो एक सच्चाई है। द कश्मीर फाइल्स पर बयान देने के बारे में लैपिड ने बात की। नदाव लैपिड ने कहा कि मुझे इस बात का पता था कि ये एक ऐसी घटना थी जो देश के साथ जुड़ी है। इस तरह का बयान देना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैंने इस फिल्म को देखा तो मैंने इसकी इजराइल के समान कल्पना कर ली, जो फिलहाल वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से मौजूद हो सकता है। मैं ऐसी जगह से नाता रखता हूँ जहाँ खुद में सुधार नहीं है। ऐसा करने से पहले मैं आशंकित और बेचैन था। इस तरह की फिल्म ने डिस्टर्ब किया। इन मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे ही खड़ा होना पड़ा और मैंने ऐसा किया। मेरे भाषण के बाद समारोह में मौजूद लोगों ने मुझे धन्यवाद भी बोला। द कश्मीर फाइल्स पर बयान देने के बाद नदाव लैपिड की सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक जमकर आलोचना हो रही है। अनुपम खेर ने भी नदाव लैपिड को खरी खोटी सुनाई थी। इतना ही नहीं, भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने भी फिल्म मेकर लैपिड के बयान से पल्ला झाड़ लिया था और उनके खिलाफ खुला खत भी लिखा है। विवाद बढ़ने पर लैपिड ने अपना पक्ष रख दिया है, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया था वो आज भी उसी बयान पर कायम है। ऐसे में लैपिड के इस बयान से भी हंगामा मचना लाजमी है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।